तो गॉस लॉ में पिछले क्लास के इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हम लोग फ्लक्स को डिफाइन किए थे कि जो फ्लक्स फाई होता है किसी सरफेस से वो होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ये बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट मेजर करता है, कितना ज़्यादा लाइंस पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हमने समझा था पानी से कि बहता हुआ पाइप में पानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब पाइप से पानी बकेट में आ गया, बाल्टी में आ गया, तो क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। तो जितना पानी बहेगा, कितना पानी इकट्ठा होगा बाल्टी में, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना तेज पानी बह रहा था और कितने बड़े एरिया से उसको हम कलेक्ट कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोग बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, और उसके ओरिएंटेशन पे, लिंकेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लोग बात किए थे कि अगर ये कोई सरफेस है ना, और यहाँ पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये एरिया वेक्टर डी एस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, तो हम लोग इस छोटे से स्मॉल एरिया से जो डी फाई की बात किए थे, डी फाई का वैल्यू कितना था? ई डी एस कॉस थीटा था, जिसको हम लोग ई डॉट डी एस बोलते थे। तो टोटल फाई क्या आया था? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस आया था। और एक बात और डिस्कस किए थे कि जब कोई क्लोज्ड सरफेस होता है, तो इससे टोटल फ्लक्स क्या होता है? फाई टू क्लोज सरफेस इज जीरो, दैट इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो इस बात को हम नोट कराए थे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं आज। क्वेश्चन है रेसनिक हॉलिडे का, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ है कि ये एक जो है एक नेट है ना, ये नेट है, कोई नेट मछली पकड़ने वाला ना, या आम तोड़ने वाला नेट है कोई, और इसका ये सर्कुलर बेस है। नेट के पास सर्कुलर बेस है, और इसका रेडियस कितना है? ये रेडियस आर है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके बेस के परपेंडिकुलर है, यूनिफॉर्म ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि नेट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, then find electric flux through the curved part of the net। जो ये नेट है, इसके कर्व पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ई दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसका सर्कुलर बेस क्या है? सर्कुलर बेस का रेडियस आर है। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल फ्लक्स बताइए किससे? कर्व पोर्शन से। ठीक, तो सोचिए कैसे करेंगे। तो इसको करने का तरीका जो है यही वाला है कि हम क्या बनाएंगे? क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे। मान लीजिए अगर ये नेट ओपन भी है, तो हम क्या करेंगे? एक सर्कुलर ढक्कन लाके, ये मान लीजिए ये कर्व नेट है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि हम लोग एक सर्कुलर डिस्क लाके इसको बंद कर देंगे। तो जब डिस्क लाके इसको बंद कर देंगे तो क्लोज हो गया, और जब क्लोज हो गया तो टोटल फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है किसी भी क्लोज सरफेस। अभी हम लोग देखे थे। इसका मतलब है इसको क्लोज करने के बाद ये जो एक सर्कल का डिस्क है उसको बंद कर दिए, और ये पूरा बंद है ही है, तो हम लोग कहेंगे फाई, इसको ये फ्लैट पार्ट हो गया। तब सर्कुलर डिस्क क्या बन गया? फ्लैट। तो फाई फ्लैट और प्लस फाई क्लोज्ड क्या बताए थे? टोटल जीरो होता है। ठीक है, यही ना बताए थे कि किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है, अगर वो क्लोज सरफेस किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक नेट है,
उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। हमको फ्लक्स बताना है इस कर्व वाले पार्ट से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चालाकी करेंगे कि एक सर्कुलर डिस्क लाए, उसको चिपका दिए इसके बेस में, बंद हो गया पूरा। जब ये क्लोज बन गया, क्लोज का मतलब चारों तरफ से हवा अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। नेट में तो ऐसे मान लीजिए हवा आता जाता है। हम एक इमेजिन करें कि ये कर्व पार्ट से हमें फ्लक्स निकालना है ना। तो मान के चलें कि ये क्लोज्ड सरफेस पूरा बन गया, तो ये कर्व पार्ट, ये फ्लैट हुआ, ये कर्व हुआ, टोटल फ्लक्स क्या है, 0। अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अंदर जा रहा है, डिस्क से अंदर फील्ड जा रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर बाहर, तो फ्लैट वाले से क्या हो गया, माइनस ई ए, तो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और प्लस फाई कर्व क्या हुआ, 0। इसका मतलब फाई जो कर्व आया वो आया ई इंटू पाई आर स्क्वायर। यही हो गया आंसर, छोटा सा ये ट्रिक था क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये कर्व कुछ भी हो, जैसे दे पैराबोलाइड है या किसी भी शेप का ये ना, जैसे अगर ये दे कि ये एक हेमिस्फीयर है, चलिए से फॉर एग्जांपल ये एक हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और पूछे कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताइए जरा हेमिस्फेरिकल पार्ट से क्या होगा फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स टू हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे, ढक्कन लाके बंद कर देंगे। तो जब ढक्कन लाके बंद कर देंगे, ये हेमिस्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, फाई फ्लैट प्लस फाई कर्व दैट इक्वल्स टू 0। और फ्लैट क्या है, सर्कल है, डिस्क आर रेडियस का, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखिए ऊपर एरिया वेक्टर, नीचे तो क्या हो गया, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, और प्लस फाई कर्व क्या हुआ, 0। तो इसका मतलब फाई जो कर्व पार्ट जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उससे क्या आ गया, यही आंसर है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जनरलाइज्ड हो गया, समझ में आया। तो ये हेमिस्फीयर का एग्जांपल है कि एक हेमिस्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू हेमिस्फेरिकल पोर्शन। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व पोर्शन ऑफ हेमिस्फीयर। तरीका बिल्कुल वही जो नेट वाला था, ठीक है। आराम से सारी बातों को नोट कर लीजिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर कोन से कर दें कि एक कोन में इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बेस से, ठीक है, कोन का हाइट h है और रेडियस r है कोन का, तो पूछे फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू कर्व पोर्शन। तो फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू कर्व पोर्शन अगेन होगा e इंटू पाई आर स्क्वायर। कंसेप्ट वही है कि इसको ढक्कन बंद कर देंगे, क्लोज हो गया, तो फाइव कर्व प्लस फाइव फ्लैट इक्वल्स टू 0। तो फ्लैट वाले से कितना, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, तो कर्व वाले से प्लस ई पाई आर स्क्वायर। ये जनरल रूल हो गया फ्लैट वाले के लिए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दें कि ये कौन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेस के परपेंडिकुलर नहीं, बेस के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल टू बेस है, मतलब इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है। हाइट h का कौन है, रेडियस r का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कोन, देन फाइंड फ्लक्स इंटरिंग द कोन। कितना फ्लक्स इंटर कर रहा है, क्योंकि हमें पता है टोटल फ्लक्स तो 0 ही होना है। और इस बार बेस से क्या होगा, इस बार जो बेस से होगा वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर देखिए इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल, तो इस बार जो फाई जो फ्लैट पोर्शन से आएगा वो तो 0 होगा। इसका फाई कर्व भी क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि टोटल तो 0 ही है। तो हमसे नहीं, ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितना फ्लक्स कर्व से होगा, हम पूछ रहे हैं कितना फ्लक्स इसमें इंटर करेगा कोन में, क्योंकि हमें पता है जितना इंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा। तो जितना इससे माइनस आएगा उतना इससे प्लस आएगा, क्योंकि कोन तो ऐसा है, तो जितना यहाँ माइनस उतना यहाँ प्लस। क्यूब वाला एग्जांपल याद करिए, जितना गया लाइन उतना निकल गया, तो टोटल फ्लक्स क्या आया, 0 आया। तो यूनिफॉर्म में टोटल तो 0 आना ही है, फ्लैट से 0 हो गया तो कर्व से तो 0 आना ही है। वो नहीं पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि इस कर्व वाले पोर्शन से कितना फ्लक्स इंटर करेगा, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो सोचिए कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ क्या किया जाता है कि हमें पता है कि जो कर्व पार्ट है ना, जो कर्व पोर्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से
हर पॉइंट पे एंगल अलग अलग बना रहा होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हम लोग प्रोजेक्शन एरिया लेते हैं ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस कोण को कट कर देंगे। जब इस कोण को कट करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, जब कोण को ऐसे कट करिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहीं से खड़े होके कोण को ऐसे कट कर दीजिए। तो कट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कट करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा ऐसा। तो ट्रायंगल दिखेगा, कितने हाइट का ट्रायंगल है h, और कितने बेस का 2r डायमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कैसे कर रहा है, ऐसे। तो हमेशा प्रोजेक्शन एरिया ले लिया जाता है। तो ये समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रॉस क्रॉस ये इंटरिंग है, तो इंटर कर रहा है इसमें। क्रॉस क्रॉस मतलब इनटू प्लेन होता है, ठीक है। तो यहाँ जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, कर्व पर जो इंटर कर रहा है, तो कितना आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू प्रोजेक्शन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू प्रोजेक्शन एरिया, प्रोजेक्शन ऑफ कर्व पोर्शन, ठीक है। तो जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो सिंपल फ्लक्स कितना आया, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ERH आ गया, ठीक है। ये अगर हम पूछें कि फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो -ERH, और यहाँ से क्या होगा +ERH, टोटल क्या होगा 0। अगर कोई पूछे कितना इंटर किया तो ERH, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कोण से रिलेटेड ना, इसको समझते हुए आराम से नोट कर लीजिए, ठीक। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो है एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये एक डिस्क है, ये डिस्क है, इसके एक्सिस पे एक चार्ज रखा हुआ है। r रेडियस का डिस्क है, डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पे एक्सिस के किसी पॉइंट P पे चार्ज Q0 रखा हुआ है, ठीक है। चार्ज Q0 रखा हुआ है, तो हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डिस्क के सरफेस से कितना होगा। तो ध्यान रखिए ये इस बार जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से, क्योंकि जो चार्ज डिस्क के हर पॉइंट पे अलग अलग फील्ड देगा। तो क्वेश्चन ये है कि चार्ज Q0 इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क at distance x from the center, then find electric flux through the surface of disk। ये क्वेश्चन है छोटा सा, ये रेडोप का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अपने से ट्राई करिए स्क्रीन पॉज करके, तो हम इसका सलूशन अभी तुरंत आपको बता रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो चार्ज है हर पॉइंट पे जो फील्ड दे रहा है, एक तो अलग अलग दे रहा है, हर पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग है, और साथ ही साथ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। तो हर पॉइंट पे डिस्क, ऐसे समझिए कि ये डिस्क है और चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है x डिस्टेंस पे। तो चार्ज क्या करेगा, डिस्क के हर पॉइंट फील्ड अलग अलग देगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ सीधे फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें हर डिस्क के हर पॉइंट पे हमें फ्लक्स को ऐड करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेसिकली। देखिए क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज लेंगे और एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो कि चार्ज से एकदम बराबर दूरी पे हो। तो बताइए वो कैसा एलिमेंट होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग एक r रेडियस का एक रिंग ले लेते हैं, तो जो रिंग होगा उससे ये चार्ज हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो कम से कम मैग्नीट्यूड से हमें छुटकारा मिल गया कि रिंग के हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो वही टेक्निक फॉलो करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक r रेडियस का dr मोटा एक रिंग लेंगे, r रेडियस का dr थिकनेस का एक रिंग लेंगे, और यहाँ पे चार्ज Q0 है,
तो ये जो चार्ज होगा रिंग के हर पॉइंट फील्ड क्या देगा, सेम देगा। और कितना फील्ड देगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा चार्ज वो देगा के क्यू, मतलब क्यू बाई 4πε0। कितना डिस्टेंस है ये, √r² प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली r² प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि ये जो इसका एरिया वेक्टर है, ऐसे हम लोग देख रहे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया देखिए इस डायरेक्शन में होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, कितना एंगल है, ये जो लाइन इस लाइन से बना रहे हैं थीटा एंगल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी फाई आएगा वैसे फ्लक्स निगेटिव होगा, इंटर वाला निगेटिव होता है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। डी एस किसका एरिया, इसका एरिया। देखिए डी एस का वैल्यू कितना होगा, सरफेस एरिया जो डी एस आएगा हो जाएगा 2πr dr। लेंथ कितना है, लंबाई 2πr, और चौड़ाई कितना है dr। तो इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना हो जाएगा, इसका 2πr dr, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा x बाई दिस, तो सबका वैल्यू उठा के रख देंगे तो यह आ जाएगा 4π कैंसिल, 1/2 बचा, तो Q0 बाई 2ε0 ऊपर r। अच्छा कॉस थीटा का वैल्यू x, तो क्या हो जाएगा x इंटू आर डी आर बाई r² प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा ट्रायंगल में, कॉस थीटा का वैल्यू होगा x बाई √r² प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ 1/1 पावर है, और कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे तो 1/2 पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा, 3/2 पावर हो जाएगा। तो समझ में आया। तो ये डी फाई जो फ्लैक्स आया वो किसकी वजह से आया, इस चार्ज Q0 की वजह से। किस सरफेस से आया, इस सरफेस से आया, इस चार्ज Q0 की वजह से। तो इसी तरीके से सारे रिंग को ऐड करेंगे तो पूरा डिस्क बन जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो इसी एक्सप्रेशन को हमें ऐड कर देना होगा। मतलब जो टोटल फाई आएगा डिस्क से, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स आएगा, और फाई लिख रहे हैं मॉड मतलब फ्लक्स फाई, ठीक है। तो जो टोटल फाई आएगा वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x देखिए कांस्टेंट, तो Q0 x बाई 2ε0। अब ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना, r डी आर बाई r² प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल R। क्यों 0 से कैपिटल R, क्योंकि छोटे से लेके सेंटर से लेके बाहर तक सारे रिंग को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्क बनेगा। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देख लीजिए साइड में, r² प्लस x स्क्वायर को मान लेते हैं t², लेट r² प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t²। तो r डी आर क्या बन जाएगा, t dt बन जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया t dt, और नीचे क्या बन गया t³ का इंटीग्रेशन। जब स्मॉल r का वैल्यू 0 था, जब r का वैल्यू 0 होगा तो t² x स्क्वायर, तो t का वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाएगा, x के। और जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R होगा तो t² इक्वल टू कैपिटल R² प्लस x स्क्वायर, तो t का वैल्यू क्या होगा, r² प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। लिमिट ऐसे ही लगाते हैं, लिमिट अब t पे चलेगा, तो 1/t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -1/t। लिमिट कहाँ से कहाँ, x से लेके r² प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, तो उल्टा हो जाएगा 1/x माइनस 1/r² प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। उठा के यहाँ रख दीजिए वैल्यू। तो जो फ्लक्स फाई आया वो Q0 x बाई 2ε0 1/x माइनस 1/r² प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, x अंदर लेके चले जाएंगे तो देखिए फाइनल आंसर आया Q0 बाई 2ε0 ब्रैकेट 1 माइनस x बाई √r² प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम लोग एक जैसे इसको अगर एक लाइन में याद करने के लिए अगर बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये जो डिस्क का एज होता है, जो डिस्क का एज होता है वो कितना एंगल बनाता है, एज डिस्क का किनारा इस पॉइंट जहाँ चार्ज रखा है, अगर ये अगर मान लेते हैं कि
थीटा एंगल है एज का, ठीक है, या अल्फा एंगल एज का है, टोटल एज का, तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, x बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर उठा कर रख देंगे तो जो टोटल फाई आएगा, तो फाई याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, फाई इक्वल टू क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस अल्फा। एक रिजल्ट एक उस टर्म में भी हम लोग याद कर लेते हैं। तो आराम से सारे पॉइंट्स को देख लीजिए और नोट कर लीजिए।